हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। आजकल अपने वतन बिहार में हैं। पिछले हफ्ते हमने उनके गांव माने से शेखपुरा से बात की थी। अब वो गया में है, अपने कुछ और रिलेशंस, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उधर गए हुए हैं। गया बोध गया के लिए मशहूर है, जहां महात्मा बुद्ध की कुछ निशानात हैं। पूरी दुनिया से वहां पर लोग आते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब से जो हम आज बात करेंगे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लोग कहते हैं, पाकिस्तान वाले उसे आजाद कश्मीर कहते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, अपने आप में कभी अलग से बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में माली हालात खराब होने की वजह से प्रोटेस्ट हुए, 3 लोग मारे गए। और इधर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया कि हमारे वाले कश्मीर में कुछ ज्यादा तरक्की है और उधर के लोग यहां आना चाहते हैं। इस वक्त इलेक्शन का सीजन भी है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है उसमें नवाज शरीफ जो है वो अब पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरे घर में ही आपस में हुकूमत को बांट लिया गया है। वो वहां के हालात को हम समझेंगे कि सियासी हालात क्या कुछ है। बुशरा बीबी की एक अजीब किस्म की कहानी है। बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ है। वो घर में हाउस अरेस्ट थी, उन्होंने खुद ही ऑप्ट किया कि वो जेल में रहना चाहती हैं, तो वो जेल चली गई हैं। उसके अलावा भारत और ईरान के बीच में चाबहार के सिलसिले में 10 साल का एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ। अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की और उसके बाद एस जयशंकर ने उसका जवाब दिया है, वो भी हम समझेंगे। और उसके बाद जाएंगे श्रीलंका। वहां तमिलों का एक अहम बड़ा सेक्शन है। वहां वो अपने जो सेपरेटिस्ट लीडर थे प्रभाकरन, उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इन सारे इश्यूज पर बात कर रहे हैं जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब से। अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, सफर में होते हैं, जहां भी होते हैं वहां टाइम देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। आप बताइए कि ये पीओके वाली कहानी क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहां तो कश्मीर को आजाद करने की बात की जाती है, वहीं के लोग वहां की सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है मामला? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरा आदाब, सत्य से काल और अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मुखातिब हूँ अपने आबाई जगह गया से, और आप लोगों को अपनी छुट्टियों का मजा दे रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं आज मुजफ्फराबाद, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो है कथाकथित जो कैपिटल है। तो अभी जो खबर है वो ये है कि कुछ दिन पहले वहां पे एक बड़ी मास प्रोटेस्ट हुई थी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसमें लोग जो है वो रोड पे आ गए थे और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर के लिए वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और उनकी नाराजगी जो है वो बज़ाहिर उनके इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर है, क्योंकि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से काफी 400 रुपए पेट्रोल है और 300 रुपए प्याज है, इस तरह की चीजें चल रही थी वहां पे। तो वो अब कंट्रोल अपने आप को नहीं कर सके और उसके बाद वो प्रोटेस्ट में आ गए। वो जो प्रोटेस्ट हुआ तो जो पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन पे लाठी चार्ज किया, बैटन चार्ज किया, तो उस पर गोलियां भी चली और उसमें 3 लोग मर गए। तो ये खबर जो है ये एक समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और भारत के लिए तो और भी इलेक्शन का जमाना है, तो और भी उसमें नमक मिर्च लगा करके यहाँ पे उसको बढ़ चढ़ करके हर अखबार, हर वेबसाइट, हर जो मीडिया के सोर्सेज हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और वहां पे ये किसी ने हाईलाइट नहीं किया, ये मैं आपके मीडिया स्टार वर्ल्ड को ही बता रहा हूँ। तो उसको जो है इमीडिएटली डिफ्यूज करने के लिए जो शहबाज शरीफ की सरकार है, उसने 28 करोड़ के ऊपर का जो है उन्होंने वो सैंक्शन किया है पैसे, ताकि वहां जो है वो जाए वो पैसे और वहां जाकर के वहां के इकोनॉमिक हालात को सुधारे। तो ये जो फिगर है ये काफी बड़ा फिगर है, जो कि इसलिए कि उन्हें आईएमएफ का लोन मिला हुआ है। उससे पहले
वो जो है सऊदी अरेबिया से भी जा चुके हैं, दुबई से भी जा चुके हैं। अब पाकिस्तान का होता क्या है कि ये जो पैसे आते हैं ये सब पंजाबी खा लेते हैं। वो पंजाब में लग जाता है और वहां के आर्मी वाले और ये मिलकर करके लूट लेते हैं। वो पैसे IMF से लौटा के आते हैं और वो यहाँ लूट लेते हैं। POK के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वहां पैसे नहीं जाते। जब पैसे नहीं जाएंगे तो लोग जो है जाहिर सी बात है कि कोहराम मचाएंगे। तो बात ये इंटरनल पाकिस्तान के अपने मतलब उनके अपने मसाइल हैं और उनका जो है मतलब ये जो है प्रोटेस्ट जो है उनकी वजह से हो रहा था और उसको उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। उसके ऊपर उनके जो आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने भी कहा कि हम कोई भी प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम मतलब कोई भी रिबेलियन अगर होगा तो उसको हम सख्ती से निपटेंगे। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि कोई भी जो है वो डिसेंट और इस तरह की। तो वो पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो अपनी जगह पे वो मुझे समझ में आ रहा है कि वो कंट्रोल हो गया, लेकिन वक्तन फवक्तन वहां पाकिस्तानी स्टेट से अनरेस्ट होता रहता है कि जो उनकी तवक्को है पाकिस्तानी स्टेट से कि भाई जैसे आप पंजाब को डेवलप कर रहे हैं हमें भी डेवलप कीजिए, तो वो पैसे वहां नहीं आते हैं। तो यही इसका जो है विश्लेषण है। अब आ जाइए भारत पे। तो भारत में जो है वो ये कि इलेक्शन का माहौल है, जितने भी बीजेपी की जो सरकार है वो सब मिनिस्टर जो है ये इनके लिए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी एक मुद्दा आ गया और वो इसको ये बता के बोल रहे हैं। हमारे जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वहां के लोग, आजाद कश्मीर के लोग जो हैं वो जल रहे हैं कि हिंदुस्तान के कश्मीर में कितना तेज डेवलपमेंट हो रहा है और उस डेवलपमेंट हमारे यहाँ वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो वो मिलना चाहते हैं मतलब जम्मू एंड कश्मीर से और आकर करके वो पूरा जो POK है वो अपने आप ही मिल जाएगा। यहाँ से हमें गोली और बारूद को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जो है वो हेमंता बिस्वास है आसाम के चीफ मिनिस्टर, वो वहां से जो है उन्होंने स्पीच में नारे दिए हैं कि 400 पार हो जाएगा तो POK को हम लेके आ जाएंगे हिंदुस्तान में। तो ये तो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल जो अभी माहौल चल रहे हैं उसका है। लेकिन जो खबर का ये है कि वो खबर जो है वो जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट है जिसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपको समझाने के लिए, सामान्य को समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली का जो डेवलपमेंट और हरियाणा का डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट वो अलग चीजें हैं। तो ये अंडर डेवलपमेंट के लिए जो है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसको शहबाज शरीफ ने बहुत जल्दी ही जो है वो पैसे सैंक्शन कर करके और ये करके डिफ्यूज कर दिया था। तो ये खबर है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में उसे आजाद कश्मीर कहा जाता है। हमारे जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान वाले, और भारत वाले उसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और ये कहते हैं कि वो हमें वापस लेना है। तो ये टेक्निकली सियासी तौर पर कुछ इस तरह की चीजें हैं जो समझना जरूरी है। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के सिलसिले में। वहां क्या कुछ हो रहा है? सरकार क्या आराम से ठीक ठाक चल रही है और क्या नई तब्दीलियां हैं? नवाज शरीफ क्या जो एक तरह से जैसे हमारे यहाँ भारत में कुछ लोगों को जो बड़े ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो वो उन्हें गार्जियन काउंसिल में बिठा देते हैं, क्या इसी तरह की हालत है या वाकई पार्टी चलाएंगे वो? नहीं, देखिए बज़ाहिर अभी तो इलेक्शन हुआ है, उसके बाद एक स्टेबल सरकार का वो शोबाजी कर रहे हैं कि हमें बड़ी स्टेबिलिटी मिल गई है, इसलिए कि उनको IMF से पैसे मिल गए हैं, सऊदी अरेबिया से मिल गए हैं और UAE से मिल गए हैं। तो इतने पैसे वो जब खा लेंगे, खत्म कर लेंगे, तब फिर कुछ और जो है वो बातें होंगी वहां पे। लेकिन जो खबर है उसके ऊपर जो सीरियस खबर है वो ये है कि वहां 2-3 जो है कैबिनेट रिशफल्स हो रहे हैं। एक तो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, वो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर की जो पदवी है वो बिलावल भुट्टो को आने वाली है। और फिर बिलावल भुट्टो जो है वो दुनिया का दौरा करेंगे और इधर उधर करेंगे और अपना जो है वो उनके जो फॉरेन ट्रिप्स हैं वो चलती रहेंगी। और दूसरी खबर उनके साथ है कि नवाज शरीफ ने अब एक्सेप्ट कर लिया है क्या नाम है उसका, PML नून, मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, तो नून जो है वो नवाज है। तो अभी वो तो लंदन में थे और अभी आए थे, इलेक्शन हुआ था, तो अब उन्होंने उसकी प्रेसिडेंटशिप इलेक्शन की कर ली है पार्टी की, तो अब वो प्रेसिडेंट हो गए हैं। भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, बेटी जो है चीफ मिनिस्टर है। वैसे ही चल रहा है सारा मामला वहां। तो ये देखिए बड़ा दिलचस्प है। एक इतने बड़े मुकदमे लगे हुए थे उनके खिलाफ, उन्हें लंदन जाना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए, बीमारी का बहाना करके।
अब वो वापस आ गए, सरकार के सरपरस्त हो गए, पार्टी के हेड हो गए और उन पर अब कोई मुकदमा नहीं चल रहा। ये होता है सरकार बदलने का फायदा। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ये इमरान खान की फैमिली में क्या कुछ हो रहा, बुशरा बीबी, ऐसा तो शायद मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कोई हाउस अरेस्ट में हो और वो खुद ऑप्ट करे कि मुझे जेल में रखो, मैं घर पर सुकून से नहीं हूं। ये क्या है, क्या कोई सिक्योरिटी का मामला है या क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने बुशरा बीबी ने जेल में रहना पसंद किया घर छोड़ करके? जी, उनका जो जो वो इस्लामाबाद में रहती हैं। वो इमरान खान का घर जो है उसका नाम है बनी गाला, और वो इस्लाम मतलब उनके घर के आगे यही बोर्ड लगा हुआ है, तो वो मशहूर है कि ये इमरान खान का घर है। तो इमरान खान को तो जेल भेज दिया गया है, वो मतलब अडियाला जेल में जो है वो कैदी नंबर 804 और वहाँ जो है। अब बुशरा बेगम को जो है कहा गया कि आप अपने घर में ही रहिए, लेकिन यहाँ आप हाउस अरेस्ट हो जाए, और वो अपना बेडरूम उनका एक्सेस है और कुछ और एक्सेस किया हुआ, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके चारों तरफ लगे हुए हैं। और क्योंकि उन्हें अपने आप को घर के अंदर रहने में घुटन महसूस कर रही थी कि इतने सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब एक औरत के पीछे जो है लगा दिया उन्होंने, तो उन्होंने अपने वकील को कहा कि मैं यहाँ मतलब अनसेफ महसूस कर रही हूँ, मुझे आप जो है जेल ले चलो। तो वो कोर्ट ने ग्रांट कर दिया और वो जेल चले गए। तो वो बाकायदा फिर वो भी जो है अडियाला जेल में जो है वो पहुंच गई। अब इसके साथ साथ एक और खबर है जो इमरान खान से रिलेटेड है, वो ये है कि उनको जो है वो एक लैंड स्कैम वाले केस में जो है उन्होंने कहा था कि इन्होंने पैसे लिए हैं माफिया डीलर से, तो उससे कोर्ट ने उनको जो है बरी कर दिया, उनको जेल मतलब रिहाई दे दी और उनसे कहा कि आप का कोई नहीं है, तो वो हाई कोर्ट से उनको बेल मिल गई है। लेकिन वो तो उनको अभी 10 साल की सजा लगी हुई है, तो अभी तो और बहुत सारे केसेस हैं जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अब इसी हवाले से यह है कि जो शहबाज शरीफ हैं, जब अब नून के जो है मुस्लिम लीग नून के जब वो चीफ बने, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो इमरान खान से जो है बात करने के लिए तैयार। इमरान खान ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया, कोई जवाब नहीं, बल्कि उन्होंने खुद कहा है कि जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो हमसे माफी मांगे, क्योंकि 9 मई के अंदर जो 9 मई का भी जो है अभी कुछ हुआ था, अभी तो 9 मई गुजर गया, 1 साल हो गए, तो उसमें इनके पार्टी वालों ने उसको कुछ मतलब एक कलर देना चाह रहा था, पॉलिटिकल कलर, जो कि ज्यादा कोई बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन इमरान खान का कहना है कि जो तोड़फाड़ हुई थी उस दिन, वो हमारी पार्टी वालों ने नहीं किया था, बल्कि हमारे अपोजिशन वाले ने, वो नवाज शरीफ नून ने, वो जाकर के जनरल हेडक्वार्टर में वहां जाकर के वो तोड़फाड़ किए थे। तो वो कहते हैं कि या तो नवाज शरीफ जो है वो हमसे माफी मांगे। तो ये चल रहा है, ये किस्सा कहाँ जाके थमेगा मुझे मालूम नहीं। हाँ, उन्होंने पिछले दिनों इमरान खान ने यह भी कहा था कि हम उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है और जांच होनी चाहिए उसकी, उन्होंने इसके लिए जोर दिया था। अच्छा, अफगानिस्तान बहुत ही अहम कुछ चीजें हो रही हैं। इस्तांबुल में एक मीटिंग हुई और उसके अलावा इसी दौरान तुर्की में ही एक कॉन्सुलेट, उस पर तालिबान ने एक तरह से अपना कब्जा कर लिया, या ये कहिए कि उनके अंडर में आ गया। तो ये क्या तुर्की और तालिबान की सरकार के बीच में किसी किस्म की साठगांठ किस्म की है, या क्या कुछ है? इस्तांबुल की मीटिंग क्या कुछ थी? ये जो खबर है ये OIC के हवाले से है, जिसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के जो है उसमें 56 मेंबर हैं शायद, और ये 50 मेंबर कंट्रीज जो है वो इस्तांबुल में मिले थे। ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, ये रिलीजियस मीटिंग थी, रिलीजियस स्कॉलर्स की। और वहां पे जो है वो तालिबान के नुमाइंदे जो हैं वो गए हुए थे, जो हज और रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर हैं या उसके देखरेख करते हैं, अब्बासी साहब जो हैं वही हैं शायद। तो ये वहां गए थे। उसके बाद वहां उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती हैं या नहीं कर रही हैं, उनको कोई परेशानी है, तो इस्लामिक कंट्रीज को क्या परेशानी है कि वो हमें जो है मतलब रिकॉग्नाइज, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने अपील किया था कि कम से कम ये 50-56 कंट्रीज अगर रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा जो है ब्लॉक जो है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हम जो है कम्युनिटी के मतलब वर्ल्ड कम्युनिटी के हम मेंबर हैं। तो इसकी उन्होंने अपील की थी और यही उनका ये था।
फिर वो अभी जो है, जो फलस्तीन का मामला चल रहा है, इन सब बातों पे बातें हुई थी। तो यही एक बड़ी खबर है तालिबान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से। लेकिन इसी के बीच में वहां तालिबान ने कॉन्सुलेट भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसके क्या मतलब क्या सियासी मानी क्या है? क्योंकि देखिए उसमें ये है कि मैं एक चीज याद दिलाना चाह रहा हूं, जब ये सरकार बनी तालिबान की, उस वक्त ये बात हो रही थी कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट करेगा, और ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि शायद अमेरिका के साथ तालमेल के साथ तुर्की वहां एक्टिव रहना चाहता था, जो नहीं हो सका। अब क्या कुछ है तुर्की और तालिबान के बीच में? कोई बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा है क्या? कुछ अंदाज आपका क्या है? नहीं, देखिए इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये जो कॉन्सुलेट है मतलब अफगानिस्तान का, ये इस्तांबुल में अलग है। हाँ। और उसका जो कंट्री का जो कैपिटल है वो अंकारा है। बिल्कुल। तो अंकारा में अलग एक मतलब जो होता है, जो एम्बेसी होती है वो अंकारा में है। तो ये जो इस्तांबुल का जो उनका कॉन्सुलेट है, इसको टर्की ने जो है, उनके जो पुराने नुमाइंदे थे अशरफ गनी के और उन सब लोगों को, उनको हटा करके अब जो है वो तालिबान के जो लोग हैं वो उस कॉन्सुलेट में आ गए हैं और वहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक ये नई पहल हुई है। अब उसके पीछे क्या मसलहत है वो मैं खुद नहीं जानता हूँ और मैं क्या बता सकता हूँ। हाँ, बहरहाल एक तरह से जब ये नई सरकार बनी थी तालिबान की, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क तुर्की को एक स्टेक होल्डर के तौर पर वहां पर बाकायदा बिठाना चाहते थे, और वो शायद नहीं हो सका, खासतौर पर काबुल एयरपोर्ट। लेकिन अब भी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, इसी संदर्भ में या इसी हवाले में या इसी कड़ी में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक डेवलपमेंट हमने आपको इंडिया के हवाले से बताया था। तो जो एक मोहतरमा जो यहाँ थी बंबई में और उनका नाम था वर्धक, वो अभी स्मगलिंग में के केस में पकड़ी गई है बंबई एयरपोर्ट पे। और उनको जो है वो उसमें आ गई है और उन्होंने अपने जो इंडिया के कॉन्सुलेट थी तो उसके उन्होंने रिजाइन कर दिया है और वो शायद उन्हें अलाउ कर दिया है। उन्होंने पकड़ वो मतलब ये कि इंडिया के प्रिजन में नहीं है जैसा मुझे खबर है, और वो यहाँ से इंडिया छोड़ के जा चुकी है। तो अब इंडिया की एम्बेसी में जो है 2 ही लोग थे, एक हैदराबाद में थे और एक बंबई में थे। तो अब बंबई का भी कॉन्सुलेट खाली हो गया, दिल्ली का भी कॉन्सुलेट खाली हो गया, अब वो हैदराबाद में एक आधा लोग हैं। तो अब वो फिर से क्राइसिस जो थी वो क्राइसिस है। और इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि जब तक तालिबान को वर्ल्ड कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तब तक उनकी एम्बेसी यहाँ नहीं खुलेगी। तो ये खबर है। जी, नई दिल्ली में उनकी एम्बेसी एक्टिव नहीं है। यहाँ जो कुछ अफगान रेफ्यूजीज दिल्ली में रहते हैं, मेरी कभी कभी उन लोगों से मुलाकात होती है, तो वो भी कहते हैं कि ना तो फ्लाइट है ना एम्बेसी काम कर रही है, इसलिए उनके लिए मुश्किलात बढ़ी हुई हैं। अच्छा, अब चलते हैं श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है? श्रीलंका चूंकि हमें याद है कि तमिल मूवमेंट जब चला था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, उसके खिलाफ इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी राजीव गांधी के जमाने में। बाद में प्रभाकरन जो उनका सेपरेटिस्ट लीडर था उसको मार दिया गया था। और इंडिया बहरहाल तमिल जब इशू आता है तो इंडिया का जिक्र किए बगैर मामला पूरा नहीं होता। अभी क्या कुछ है? प्रभाकरन की याद मनाई जा रही है, ऐसा कुछ है? जी, ये इसको खबर को पहले समझने के लिए ये समझ लीजिए कि 2003 में जो चौथा जो ईलम वार हुआ था, मतलब एलटीटी वर्सेस श्रीलंकन गवर्नमेंट, उसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट की विक्ट्री हुई थी। और इसी मई के महीने में जो है वो जो तमिल जो उग्रवादी थे या सेपरेटिस्ट थे उनकी डिफीट हो गई थी और उसमें प्रभाकरन को मार दिया गया था। और एक बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ था, वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले खबर पे चलता हूँ। खबर यह है कि उसके शोक में और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए और 1 वीक का वो लोग जो है वो मतलब शोक दिवस मना रहे हैं जो तमिल लोग हैं। और 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो हर दिन उनका अलग अलग मतलब चीजें हैं जो वो कर रहे हैं। और मेन जो फंक्शन उनका 20 तारीख को होने वाला है वो मुत्तलवू क्या कहलाता है उसको, एक जगह है
वो समुद्र के सामने है, वो वाकई एक जगह है, तो वहीं बीच के सामने जो है वो फाइनल उनका जो है वो कमेमोरेशन होगा। किसी दिन जो है वो एक दिन जो खून दे रहे हैं, जितने तमिल वाले लोग हैं वो सब खून ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, किसी दिन उनकी लंगर हो रही है, किसी दिन शोक मतलब जलसा मना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक हफ्ते तक वो करते रहेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने मतलब पाबंदी लगा दी है। गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने नहीं भेजे हैं, लेकिन उनके जो पुलिस एजेंसी है ये उन पे मतलब नजर रख रहे हैं कि ये कहीं कुछ भी जो है सेपरेटिस्ट एक्टिविटी ना कर लें। तो ये जो खबर है वो ये है कि वो अपनी याद में, जैसे हम लोग 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का जो है वो मनाते हैं सारे मुसलमान, उसी तरह की कोई चीज है। अब हम इसके साथ अपने सामाइन को ये बताना चाहते हैं कि ये जो लास्ट तमिल ईलम वॉर था जिसमें प्रभाकरन को मारा गया, और ये कैसे खत्म आया, ये कैसे खत्म हुआ, तो ये तो था कि एलटीटी वाले जो थे इनकी पनाह पुष्टि और इनके बिहाफ पे इंडियन गवर्नमेंट लड़ रही थी और इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी मतलब खुफिया या हम कोई सीक्रेट एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये अब 30 साल उसको हो चुके हैं और मैं एलम वॉर को जो है 90s से देख रहा हूँ, चारों वॉर को मैं देख रहा हूँ और बहुत ही करीबी से देख रहा हूँ। तो वो जो है मुतलवु जो जगह है, नाम मेरे से नहीं आ रहा है, वहां पे वो लोग सरेंडर करना चाहते थे तमिल वाले, और तमिल लोगों ने मतलब बाकायदा व्हाइट फ्लैग निकाल करके कहा कि हम जो है सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन चाइना के सपोर्ट से, और चाइना ने वो लास्ट मोमेंट पे जो है अपना एयरफोर्स दे दिया था और उससे उन्होंने वो एरियल बमबारी की, और उस बमबारी के बाद जो है वो मतलब यह है कि एलटीटी के लोगों को बाकायदा मतलब बुचर कर दिया गया। वो यूनाइटेड नेशन में अभी केस चल रहा है, जो हर बार आप यूनाइटेड नेशन में तो जो चीज चल रहा है, तो कश्मीर का मसला भी चल रहा है और सारे मसले चल रहे हैं। तो अब वो जो है प्रिजनर्स मतलब वॉर क्राइम जो किया था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, वो एक मतलब बात आई थी, और उसी में उन्होंने प्रभाकरन को जो है कहीं जो है पकड़ लिया था। और जो खुफिया बात आपको बताता हूँ कि उनकी गोली जो है उन्होंने पीछे मारी थी, कम अपने मतलब जो वो पीछे का हिस्सा होता है सर के, और बिल्कुल क्लोज रेंज से, ताकि उसका फेस पे कोई मतलब फर्क ना पड़े। तो और उसके बाद 1000 बार जो है उसकी डेड बॉडी को श्रीलंकन जो फोर्सेस हैं उसने उछलाया था, मतलब हाथ में रख के ऊपर। तो ये सब बारीकी बातें हैं जो कि वो लोग उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा उन्होंने मतलब एक वो किया है। तो जहां तक तमिल साइड की बात है कि तमिल लोग जो हैं वो तो बहुत अफसरदा है, बहुत गमजुदा है, बहुत ही मतलब पेनफुल हालत थी। जब वॉर हो रहा था तब वो सफर कर रहे थे, अब वॉर के बाद भी जो उनकी हालत जो है कोई बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है। तो अभी जो है बात को यही खत्म करना चाह रहा हूं मैं कि वहां जो है वो एक समझ लीजिए कि शोक सभा बनी हुई है। एक हफ्ते तक वो लोग जो है इस चीज को 2003 का जो उनका जो सरेंडर था उसके लिए वो ये कर रहे हैं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टोरी है अभी श्रीलंका की। जी जी 80s में मुझे भी याद है कि चेन्नई से चुके बहुत लोग हमारे फौजी वहां जाते थे आईपीकेएफ के, तो उसी जमाने में कुछ तमिल ईलम वाले लोग भी वहां कहीं नजर आते थे और उनके गले में एक कैप्सूल किस्म का होता था जिसको वो अगर कहीं गिरफ्तारी का डर हो तो वो फौरन खा ले और सुसाइड कर ले। तो इस किस्म के लोग थे। मैंने इस किस्म से मरने के लिए तैयार एक तो कुर्दिस्तान में पेशमर्गा नाम से देखे और एक श्रीलंका में जो तमिल ईलम वाले लोग थे। तो ये बहरहाल डेडिकेटेड लोग होते हैं अपने कॉज के लिए, कॉज उनका सही हो या गलत हो हम उस पर बात नहीं कर रहे। चाबहार पर बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर 10 साल के डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक समझौता किया अभी कुछ दिन पहले। उसके फौरन बाद अमेरिका ने उस पर एतराज कर दिया। क्या कुछ है आपके पास, क्या तफसील है उसकी? जी, ये चाबहार पोर्ट की जो खबर है, पहले मैं अपने सामीन को बता दूं कि ये जो खबर है कि इंडिया और ईरान ने 10 साल का एक बाकायदा संधि किया है जिसमें इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करेगी और उसमें अपने पैसे तो उसने इन्वेस्ट कर दिए हैं। पूरा चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया ने ही मतलब बनाया है ईरान के इसमें, और उसका मकसद जो चाबहार पोर्ट का है कि वो पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान के रोड के रास्ते से वो अफगानिस्तान जाएंगे।
और अभी जो है वो 2000 टन 200,000 टन जो वीट वगैरह जो है, और जो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन इंडिया ने भेजा था ह्यूमैनिटेरियन एड, वो एड भी जो है चाबहार पोर्ट से गया था, फिर ट्रक के रास्ते जमीनी रास्ते से वो अफगानिस्तान पहुंचा था। तो ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट है जो कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाने के लिए वो रास्ता है। अब इसका ये है कि इंडिया ने इसको 10 साल के लिए ऑफिशियली ले लिया है। अब इस पे जो है रिएक्शन हो रहा है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है और वो ये चाहता है कि दुनिया का कोई मुल्क जो है ईरान से मतलब कोई भी मतलब बिजनेस या किसी तरह की वो कोई बात ना करे। और इंडिया जो है वो अमेरिका का भी दोस्त है और यहाँ चाबहार पोर्ट में भी उसका इंटरेस्ट है। तो अमेरिका के जो बड़े ओहदेदार हैं उन्होंने एक वार्निंग दी है इंडिया को कि आप इस सैंक्शन में भी आ सकते हैं अगर आप मतलब ये गतिविधि करेंगे कि मेरे दुश्मन से जाकर के आप मिलेंगे, तो मेरे दुश्मन आपका, मेरा दुश्मन आप भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया है इंडिया को कि वो ईरान के साथ कोई भी, आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन में जो है इंडिया ने ईरान के अगेंस्ट में वोट दिया था अमेरिका के कहने पर, और कई रेजोल्यूशन जो है वो ईरान के अगेंस्ट में जो है इंडिया ने अमेरिका के इसमें। अब ये बिल्कुल खेल जो है वो अलग हो गई है। अब इस पे जयशंकर साहब का रिएक्शन आया है, तो रैंकर साहब ने ये कहा कि अमेरिका ने बहुत नैरो व्यू लिया है इसका। इनको अमेरिका को चाहिए कि वो दरिया दिली दिखाए और हम तो डेवलपमेंट के लिए ये कर रहे हैं और अफगानिस्तान का डेवलपमेंट और सेंट्रल एशिया का डेवलपमेंट और ये सब चीजें वो कर रहे हैं। तो जयशंकर ने बस दबे लफ्जों में यही कहा है, उन्होंने कोई मतलब वॉर की बात नहीं की है या कुछ और मुखालफत की बात नहीं की है। उन्होंने बस ये दबे लफ्जों में कहा है कि ये अमेरिका का बहुत नैरो व्यू है, अमेरिका को चाहिए कि वो मतलब सिचुएशन को समझे और उसके बाद इंडिया को जो है ईरान से दोस्ती करने की इजाजत दे दे। जी जी, मुझे याद है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें थी तब अमेरिका ने वेवर दिया था चाबहार के लिए, लेकिन अब चूंकि उसकी फौजें वहां नहीं है तो हो सकता है वो अब फिर से भारत के खिलाफ या भारत को रोकने की कोशिश करे। लेकिन भारत भी बहुत सी चीजों में इंडिपेंडेंट अपने फैसले लेता है और मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के दुनिया की सियासत के जो बदलता रुख है उसको देखते हुए भारत ने ईरान के साथ ये जरूर संधि की होगी। आने वाला वक्त बताएगा कि ये बचती है या जाती है। अब से पहले अमेरिका के दबाव में ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन से हम पीछे हटे थे। अब ये चाबहार का मामला है, अब इसे हम कितना आगे चला पाएंगे, क्या कुछ होगा, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं अपने सफर के दौरान भी, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।